बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो नया चैप्टर है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा हट के है, इसमें केमिस्ट्री भी है, थोड़ा बहुत फिजिक्स भी है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, चार्जेस का कॉन्सेप्ट है। शुरुआत में अगर हम अपना जो बेस है इसके स्टार्ट में अगर हम मजबूत करें, चीज़ों को समझे, तो आगे सारा का सारा चैप्टर बज़ाहिर जितना भी मुश्किल दिखाई दे रहा होगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो तारुफ है, इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, आप में से बैटरी किसने नहीं देखी होगी? सब ने देखी होगी। आजकल आपके घर में बैटरी पड़ी हुई है, लोड शेडिंग तो बहुत ज्यादा है, तो बैटरीज के साथ बहुत सारे स्टूडेंट सब वाकिफ हो गए होंगे। मैं आज बैटरी के ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। सपोज करते हैं कि बैटरी को आपने चार्ज किया हुआ है, फुली चार्ज, और मैं जस्ट यहाँ पर आपके लिए कुछ इस तरह का कलर लिख रहा हूं, ताकि ये जो ग्रीन कलर है ये बैटरी का पावर है जो इसके अंदर स्टोर हुआ है। बैटरी के अंदर पावर है, ये बैटरी के अंदर एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हुई आपका बैटरी है। इट इज, दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये फुली चार्ज बैटरी है, चार्ज्ड बैटरी है। अब आप क्या करते हैं, यहां से आपने क्या किया, एक पंखा आपने इसे चलाना शुरू किया, फैन। सो बैटरी के अंदर जो पावर आपने स्टोर किया हुआ है, ये जो पावर है ये आपको कैसे मिला? बैटरी के अंदर पड़ा हुआ था केमिकल। क्या है? केमिकल बैटरी के अंदर है। उस केमिकल के अंदर एक रिएक्शन हो जाता है। अभी जस्ट आप सुनते जाइए, बाद में रिएक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्शन हो जाता है बैटरी के अंदर, केमिकल्स है तो आपस में रिएक्ट करेंगे, उनसे क्या पैदा हो जाती है? एनर्जी। इस एनर्जी का नाम है केमिकल एनर्जी। तो बहुत आसान है, केमिकल एनर्जी। तो ठीक है, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है। पहले आप उसको पावर बोलते थे, बैटरी के अंदर पावर है, फिर आप बोलते थे कि बैटरी के अंदर एनर्जी है। अब आप थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर के है, देखो कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है। अब क्या हुआ, आपने जब बैटरी के साथ वायर को कनेक्ट करके पंखे के साथ पंखा घूमने लगा, पंखा जाहिर है मुफ्त में घूमता नहीं है, पंखे को भी कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो क्या चीज है? वो है करंट। करंट, CURRENT, करंट। आपने बैटरी से करंट जो है पंखे को देना शुरू कर दिया, पंखा अब चलने लगा। पंखे के अंदर अब कौन सी एनर्जी आ गई? वो है काइनेटिक एनर्जी है, वो बाद में उसमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो करंट है, इस एनर्जी का क्या नाम है? इसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसके दौरान एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। उस एनर्जी से आपने क्या बनाया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने बना लिया। उसको अपने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लाया। ये कन्वर्जन हो रही है। बैटरी के अंदर एनर्जी केमिकल थी, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ गई। अच्छा, पंखा चल रहा है तो क्या होगा? एनर्जी कम होती जाएगी। तो अब ये जो ग्रीन लाइन है, ये बॉक्स, अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, ये देखो ये बॉक्स कम हो रहा है। आपका बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, पावर उसका चला गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप क्या करते हैं? आप इसको दोबारा रिचार्ज करते हैं। आप इसको दोबारा रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करने के लिए आप फिर क्या करते हैं? फिर आप करंट देते हैं। अब आपके घर में भी कोई करंट सप्लाई है, वो अपना वाले बिजली तो है, अब वहां से आप करंट दे रहे हैं। अब दोबारा से आप बैटरी को क्या दे रहे हैं? बैटरी को आप इलेक्ट्रिकल
एनर्जी अब आप दे रहे हैं। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा, बैटरी के अंदर फिर से रिएक्शन हो रहा है। अब ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो रहा था, जब आपने करंट दिया तब जाकर वो रिएक्शन हो गया, बैटरी के अंदर रिएक्शन हो गया। उस रिएक्शन के हो जाने से फिर से मैं ये बॉक्स जो है इसको ग्रीन करके लिख रहा हूं कि उस रिएक्शन के नतीजे में बैटरी फिर से क्या होगी, चार्ज होगी, बैटरी के अंदर फिर से पावर आ गया। तो अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यहां से आपने देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी फिर करंट में कन्वर्ट हो रही है। ये सिलसिला चलता रहता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर कोई स्टूडेंट ये स्टडी कर रहा है कि कर रही है कि किस तरह से कन्वर्जन होती है, इंटर कन्वर्जन, एक दूसरे के अंदर ये चेंज हो रहा है, तो फिर इस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। अब मैं यहां से जाकर अपने ओरिजिनल पेज पे जाता हूं, जो स्क्रीन पर आपके लिए मैंने लिखा हुआ है, इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो ये तो आपका डेफिनेशन आ गया। जस्ट इस लाइन को समझाने के लिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ये क्या चीज है, वही जो मैंने आपको बताया था, बैटरी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं ना, जो आपको मैंने रिएक्शंस का नाम बताया था, रिएक्शंस, रिएक्शन। अब रिएक्शन का नाम इधर मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस रखा हुआ है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज व्हाट यू सॉ ऑलरेडी अपने पेज पे जो देखा, जो मैं रिएक्शन बोलते हैं, अब उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। बैटरी के अंदर जो कन्वर्जन हो रहा था उसके अंदर असल में जो चल रहा था, आप उसको रिएक्शंस बोल रहे थे, अब एक नया नाम देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। redox reactions. What is going inside the battery is actually redox reaction. अब redox reaction में redox, इसमें दो अल्फाज है, read, red, ox, ये असल में ये दो है। RED दरअसल रिडक्शन है, ऑक्स दरअसल ऑक्सीडेशन है। आप परेशान ना हो जाओ, मैं आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी बता दूंगा। यहां तक सिर्फ इतना याद रखिएगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन अब मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास एक चीज है, सपोज यू हैव एनीथिंग, आपके पास ए है और यहां है बी। अब रिडॉक्स को हम तीन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन, अगर ए से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए, आप जरा तीर के निशान पर गौर क्या करें, अगर ए से ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो ए हो जाएगा रिड्यूस, इसको बोलते हैं रिडक्शन। एक डेफिनेशन हुआ, तीन तरीकों से रिडक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। दूसरा देखो, अगर ए के अंदर हाइड्रोजन H ऐड हो जाए, तीर के निशान पे गौर करें, तीर के निशान पे गौर करें, हाइड्रोजन अगर किसी चीज के अंदर ऐड हो रहा है तभी भी इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। और हम ये कहेंगे कि ए रिड्यूस हो गया। प्रोसेस का नाम है रिडक्शन, प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। और जो चीज इसमें इन्वॉल्व है हम बोलते हैं ये चीज रिड्यूस हो गया। तो दो डेफिनेशन हो गए। तीसरा डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स।
अगर इलेक्ट्रॉन्स को मैं जस्ट ई लिख लेता हूं, ई से इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तब भी इसको क्या कहेंगे, रिड्यूस या रिडक्शन कहा जाएगा। तो रिडक्शन को डिफाइन करने के तीन डेफिनेशन है। ऑक्सीजन को निकाल देने से वो रिड्यूस हो जाएगा, या हाइड्रोजन को अंदर लाने से या इलेक्ट्रॉन को अंदर लाने से। दो चीजें अंदर आएंगी तो रिड्यूस होगा, एक चीज बाहर जाएगा तो रिड्यूस होगा। जो बाहर जा रहा है वो ऑक्सीजन होगा। अब जिस तरह रिडक्शन के तीन डेफिनेशन है, इसी तरह ऑक्सीडेशन के भी तीन डेफिनेशन है। जो कुछ आज अभी आपने सुना, इसको उल्टा करके बोलो, उल्टा करके। यानी मैं यहां पर बी दोबारा लिख लेता हूं, बी। चलो अब जरा देखते जाइए। अगर ऑक्सीजन को हम लोग ऐड करें बी के अंदर, ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। और अगर हम बी से हाइड्रोजन को निकाल दें तभी भी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या अगर हम बी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तभी भी ये ऑक्सीडेशन होगा। इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉन्स वाला डेफिनेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसी चीज से निकल जाएगा, किसी दूसरी चीज के अंदर ऐड हो जाएगा, एक चीज ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस हो। तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन वाला डेफिनेशन ही हम आगे लेके जाएंगे। तो ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक साथ किया जाए, इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों एक साथ किया हुआ है? क्योंकि जो बैटरी के अंदर हम रिएक्शंस कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जब जो हमारे सामने रिएक्शंस आ रहे होते हैं, उनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होता है। यहाँ तक कि मैं आपके सामने कुछ रिएक्शंस अभी लिखूंगा, उस रिएक्शन के अंदर भी आप देखोगे कि एक चीज रिड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो चूंकि दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने उसको रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दिया हुआ है। अच्छा जनाब, अब मैं ये चीज जरा मिटा रहा हूं, यहां से मिटा रहा हूं। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम में स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हम पढ़ चुके हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद ब खुद होता है, जिसको बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं। नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद नहीं होता, उसको बाहर से आप डिस्टर्बेंस करोगे तो वो हो जाता है। अब जरा देखना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब खुद ब खुद हो जाता है, खुद ब खुद जब हो जाएगा, जब ये खुद ब खुद हो जाएगा तो इससे होगा क्या, इससे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्या रिलीज हो जाएगी? ENERG, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये इस एनर्जी से हम क्या बनाएंगे, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, इससे करंट बनाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि इस एनर्जी को हम करंट में कन्वर्ट करेंगे। आप ऑलरेडी बैटरी में कुछ आप पढ़ चुके हो, ठीक है। बैटरी के अंदर जो केमिकल्स थे वो जब स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर रहे थे, जब उनसे करंट पैदा हो रहा था, बाहर आप यूज कर रहे थे, वहां पर वो तो स्पॉन्टेनियस। अब ये तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस, एनर्जी रिलीज हो गई, उसे करंट आपने बना लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस करंट से, इस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग एक ऐसा रिएक्शन करें जो खुद तो नहीं हो रहा, हम उसको डिस्टर्ब करेंगे, हम उसको एनर्जी देंगे कि भाई अब तू हो जा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, जो खुद ब खुद तो नहीं होता लेकिन बाहर से आप उसको डिस्टर्ब करते हो, तो वो है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप करंट देकर उसे क्या कर सकते हो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर सकते हो। तो यहां भी आपको ये दो बातें मैंने बता दी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद होकर एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी से हम करंट बनाएंगे, और ये मुमकिन है कि उसी करंट से हम एक ऐसा रिएक्शन शुरू करें जो खुद ब खुद तो नहीं हो रहा था, लेकिन करंट देने से वो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इसका नाम है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जी जी। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर
क्या चीज ट्रांसफर हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। ये बात ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है, आपने देख लिया। एक चीज से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, दूसरी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो बस इतना सा ही वो चीज था, ये पॉइंट। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के 3 तरीके आपको मैं बता चुका हूं। पहला क्या था ऑक्सीडेशन का? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होगा, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करने से भी वो ऑक्सीडाइज होगा, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसको कैसे, लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तभी भी उसको आप ऑक्सीडेशन करें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 तरीकों से ऑक्सीडेशन के लिए का तारुफ है। रिडक्शन का भी इसी तरह से 3 तरीके हैं। मैं चाहता हूं कि ये मैं ना बताऊं, बल्कि आप लोग खुद ही अपने नोट कॉपी उठा के ना उसको खुद ही लिखो, अपने से लिखो, ठीक है? जरा लिखो कि रिडक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, खुद लिखो। इन रिडॉक्स रिएक्शन एलिमेंट्स अंडरगोइंग, आप देखो जब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा, अब आपके जहन में ये बैठ चुका है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उस वक्त क्या है, जो भी एलिमेंट्स उसमें हिस्सा ले रहे हैं, एलिमेंट्स उस पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, दरअसल उनके अंदर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। इसमें भी हम लोगों के पास कोई शक शुबा है ही नहीं। हाँ ठीक है, रिएक्शन हो है तो रिएक्शन के दौरान कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई चीज रिड्यूस हो रहा है। इस दौरान एक और चीज भी अब हमारे सामने आएगा, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। वो क्या है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो उस वक्त दरअसल एक और चीज भी हो रहा होता है। वो क्या है? चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रहा है। अब स्टूडेंट बोलेंगे कि ये क्या भला है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है? अब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी बताता हूं, ठीक है? कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है, और बड़ा मजा आएगा जब आपके सामने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होगा, उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का जिक्र आएगा, तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। चले देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है। ऑक्सीडेशन तो हम पढ़ चुके हैं, बट ये ऑक्सीडेशन नंबर, इसका एक और नाम भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों में कोई फर्क नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज है। देखें, अगर आप कोई एलिमेंट ले लें, सपोज कोई एलिमेंट आप ले ले ए, अब ये बिल्कुल अकेला है, ये किसी कंपाउंड में अभी तक मिला हुआ नहीं है, कंपाउंड नहीं बनाया हुआ इसने, सो इट्स जस्ट ए। इस वक्त इसने ना किसी को इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना लिया हुआ है, तो उस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, राइट? अगर ये ए किसी दूसरी चीज के साथ मिल जाए तो इससे जाहिर है कंपाउंड बन जाएगा, ए बी कंपाउंड बन जाएगा। तो मैं नीचे लिख रहा हूं कंपाउंड। आपका ए एक एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, आयरन हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इसी तरह बी, वो भी एलिमेंट हो सकता है। कंपाउंड जब ये बना लेते हैं, फिर ये लोग शरारत कर लेते हैं, मतलब इनके ऊपर जाहिरी चार्ज आ जाता है। चार्ज या तो ए पर +2 का चार्ज आएगा, बी पर -2 का चार्ज आएगा। ये जो प्लस या माइनस का चार्ज इनके ऊपर जाहिरी आ रहा है, मतलब ये कि ये हमेशा का नहीं है, कभी ऐसा भी टाइम आ सकता है कि यही एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड में जाकर वो +2 के बजाय +3 दे दे या -1 दे दे। तो ये अपना चार्ज चेंज कर रहा होता है, कभी -2 है तो कभी -3 है। ये जाहिरी चार्ज इसलिए इसको कहा गया, पेरेंट चार्ज कहा गया। तो इस तरह का जाहिरी चार्ज जो किसी एलिमेंट पर जाहिर हो जाए, आ जाए, जब वो कंपाउंड की सूरत में होगा,
इस जाहिरी चार्ज को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकता है। ये था ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन। अब देखो, जब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दूंगा तो आपका गेम और भी आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर KMnO4, तीन चीजें हैं, तीन एलिमेंट्स आपस में मिले हुए हैं। एक पोटेशियम है K, एक मैंगनीज है, एक पोटेशियम है और एक ऑक्सीजन है। तीन चीजें आपस में मिली हुई है। अब इनके ऊपर चार्ज होगा, लेकिन हमने इनमें से जिसका चार्ज मालूम करना है वो है मैंगनीज। तो आप सोच रहे होंगे कि बाकी का क्या गुना है। बाकी का असल में मसला ये है कि वो आसान है, वो हमें पहले से ही पता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट्स का चार्ज हमें मालूम होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं वो हमें मालूम नहीं। वो कभी 4 होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 7 होते हैं, कभी 6 होते हैं। तो हमें वो जरा कंफर्म करना पड़ता है कि यार इस कंपाउंड में इसका चार्ज क्या होगा। जैसे मैंगनीज, मैंगनीज अपना चार्ज वेरी कर लेता है। इसके बरक्स अगर आप पोटेशियम के अंदर आओगे, पोटेशियम आपका पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। अगर आप ग्रुप 1 में देखेंगे ना तो उसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये तो ग्रुप, एटलीस्ट स्टूडेंट्स को इतना पता तो होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है। अब आपका सोडियम, ये पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 में है, तो पोटेशियम के बारे में कोई वो नहीं है कि यार ये प्लस होगा या माइनस होगा। वो पहले से नोन है, +1। +1 क्यों है? क्योंकि ये मेटल्स है और मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत रखते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स अपने से रिलीज करते दूसरों को दे तो अक्सर तो प्लस चार्ज आ जाता है। तो पोटेशियम पर +1 का चार्ज हम आंखें बंद करके लिखेंगे, क्योंकि हमें पहले से पता है कि पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 से है और ये एक मेटल है। तो दिस इज नो इश्यू एट ऑल। अब अगर आप ऑक्सीजन की तरफ आएंगे तो ऑक्सीजन भी एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिस पर हमेशा आपको -2 का चार्ज नजर आएगा। तो इधर भी आपको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, -2। दिस इज ऑल -2। लेकिन दरमियान में जो मैंगनीज है इसको हम लोग इस तरह मालूम नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन बताया देगा, ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है, ठीक है। पोटेशियम हमेशा +1 है, अक्सर ऐसा। तो मैंगनीज का हमें पता नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। एक तो आप लोगों को यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट मिल गया कि देखो पोटेशियम पर जो प्लस का चार्ज है ये पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन पर -2 है, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बताओ, हम फाइंड करेंगे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, अब मैं इन चीजों को यहां से, चलो ठीक है, जानेंगे नहीं। एक बात याद रखिए कि जब तक एक कंपाउंड है जैसे कि KMnO4, ये एक कंपाउंड है, इस पर अभी फिलहाल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज है ही नहीं। इस पोटेशियम पर मैंगनेट, देयर इज नो चार्ज। ओवरऑल चार्ज जैसे कि कभी आपने SO4 देखा है, SO4 सल्फेट, वो आपको इस तरह न्यूट्रल नजर नहीं आएगा। सल्फेट जब भी आप लोग लिखते हो ना उस पर -2 का चार्ज लिखते हैं। ये ओवरऑल चार्ज है, ये वाला गेम अलग है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर किसी कंपाउंड पर ओवरऑल एक चार्ज हो तो फिर उधर क्या जंजाल आएगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाद में सॉल्व करते हैं। फिलहाल ये वाला कंपाउंड मैं ला रहा हूं आपके सामने जिस पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं, जो KMnO4 पर कोई चार्ज ओवरऑल नहीं है। ऐसे केस में याद रखिएगा, जितने एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर प्लस किया जाए तो वो 0 बनेगा। मिसाल के तौर पर
पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर X ले लेते हैं, जमा मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी होगा उसको Y लेते हैं, ऑक्सीजन का जो भी होगा Z, इन सबको अगर प्लस किया जाए तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। जरा दोबारा मैं बताता हूं आप लोगों को, ऐसा कंपाउंड जिस पर ओवरऑल चार्ज नहीं हो, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट के तमाम ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप आपस में प्लस करोगे तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चले आपने किया ए और बी आपस में मिलाया हुआ है, ये मिल चुके हैं। इस पे अब आपने क्या करना है, ये मालूम करना है कि इसका चार्ज कितना है। अगर आपको इतना पता हो कि बी पर -2 का चार्ज है, तो ए पर लाजमी तौर पर +2 ही आएगा, क्योंकि -2 और +2 जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, +2 जमा -2, जब ये कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। तो ये देखो, इस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनको अगर आप आपस में प्लस करोगे तो ये 0 होगा, लाजमी तौर पर ये 0 होगा। इसी तरह से आप और भी चेंज कर सकते हो। अगर वैसे आमतौर पर एक का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होगा, एक या दो का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होगा, किसी एक को आप अननोन उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो, अगर बी का -6 है तो ए का हर हाल में लाजमी तौर पर +6 होना चाहिए, क्योंकि हमें बताया गया है कि भाई इनका जो सम है वो 0 होना चाहिए। तो जब आप +6 को प्लस करोगे -6 के साथ, -6 +6, तो इसका आंसर दोबारा 0 आ जाए। तो जो भी कंपाउंड मैं आपके सामने लाऊंगा उसके ऊपर अगर ओवरऑल चार्ज नहीं है, तो फिर याद रखिएगा कि उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होना चाहिए। चले अभी बिस्मिल्लाह करते हैं KMnO4 की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं यहां पर लिख दूं K, यहां पर लिख दूं Mn, और यहां पर लिख दूं O4, इनका ऑक्सीडेशन नंबर किस चीज के इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब पोटेशियम का हमें पता है, उसमें कोई वो शक है ही नहीं है, इसका तो +1 है, ठीक है, तो हमें पता है +1 है। Mn का हमें पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर X लिख देते हैं, ठीक है, X लिख, हमें अभी तक मालूम नहीं है, दोबारा देखते हैं। ऑक्सीजन का हमें पता है कि ऑक्सीजन पर हम हमेशा से -2 लगाएंगे, -2 हम लगाएंगे, वो पता है हमें। लेकिन ऑक्सीजन 4 है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? -2 ब्रैकेट में लिखेंगे, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इन सब को अगर हम आपस में जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये प्लस करेंगे, इसको अगर प्लस कर देंगे, तो इन सब का आंसर 0 ही आना चाहिए, राइट? हाँ, वही चल रहा है। सो अब देखो, +1 जमा x जमा -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 आएगा। अब ये देखो, -8 आ गया। आपको x का तो पता है ही नहीं कि x क्या है, तो इक्वेशन के उस तरफ, वैसे तो 0 है, राइट? आप इक्वेशन के उस तरफ जाकर इनको ले जाइए। -8 इक्वेशन के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। और ये जो +1 है, ये इक्वेशन के उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और आपके पास लेफ्ट साइड पर सिर्फ x रह जाएगा। अब मैं ये बिठाऊंगा, 1 चला गया उस तरफ, -8 भी उस तरफ चला गया। अब जो रह गया वो हमारे पास क्या है? सिर्फ x रह गया है। तो x इज इक्वल टू 8 - 1 इज इक्वल टू व्हाट? 8 - 1 इज इक्वल टू 7।
अब 7 प्लस है, माइनस तो नहीं है ना, 8 माइनस 1 तो आंसर 7 है। तो अब देखो मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7। बस इतना सा था। नेक्स्ट, अब ये क्या लिखो, इन अ कंपाउंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स इज 0। ये बात पहले मैं बता चुका हूं, अब ये बात दोबारा से आ गई, ठीक है ना, इट्स ओके। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ठीक है, Cr, इसको जरा फाइंड कर लीजिए। K2Cr2O7 ये लिखा हुआ है। अब देखो इस पर ओवरऑल चार्ज तो नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है। फिर हम मालूम कैसे करेंगे, फिर से वही बात, अगर मैं यहाँ पर पोटेशियम लिख दूं K2, और यहाँ पर अगर मैं Cr2 लिख दूं, और यहाँ पर अगर मैं O7 लिख दूं, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो पता है 0। अब हमें जो पता है वो तो हम लोग लिख सकते हैं। हमें इतना पता है कि ऑक्सीजन पर -2 है, ये तो हमें पता है। मतलब अगर आपको पहले पता नहीं था, अब आपको मैंने बता दिया भाई, अब -2 लगाते ही जाओ। पोटाशियम चूंकि ग्रुप नंबर 1 से है, तो यहाँ पर आप +1 लगाएंगे, बात खत्म। क्रोमियम मलंग है, वो तो हमें पता ही नहीं है कि क्या है, लेकिन देखते हैं। क्रोमियम पर जो भी चार्ज होगा वो X होगा, ठीक है, हमें पता ही नहीं है। चले अब जरा लिखना शुरू करते हैं। पोटेशियम का +1 है, लेकिन नीचे तो पोटेशियम 2 है ना, 2 पोटेशियम है, तो इधर आपको 2 लिखना पड़ेगा। इसी तरह प्लस का निशान इधर लिख लेते हैं। क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें मालूम ही नहीं है, राइट, तो हम उसको X लिख देते हैं, और यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, उसके साथ उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ×2 कर लेते हैं, ×2 प्लस ऑक्सीजन का तो आपको पता है -2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर 0 आना चाहिए वैसे भी। चले 2 1 ज़ा 2 प्लस, इसका हमें मालूम ही नहीं है 2x का, वी डोंट नो, x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 7 -14 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, आप x को इधर ही छोड़ दें, बाकी को उस तरफ शिफ्ट कर दें। x मल्टीप्लाई बाय 2 को इधर ही छोड़ दें, बाकी चीजों को तरफ ले चले। ये जो 2 है, 2 प्लस है ना, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। प्लस ये जो 14 है, -14, ये उस तरफ जाके रिएक्शन की उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा। तो +14 तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब ये हमारे पास क्या है, -2 से अगर 14 से अगर -2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 12 बच जाएगा ना। अब ये लाइनें में हटा रहा हूं, आज तो आपको समझाने के लिए थी। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इधर आ जाएगा 12, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है वो रिएक्शन की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, तो 2 पर 12 पर 2 को डिवाइड कर लेते हैं, अगर आप काट देंगे तो उसका आंसर आएगा 6। तो x इज इक्वल टू 6 +6। अब आप देखो, अब ये जो आपका क्रोमियम है, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया है, +6 आ गया है। अब मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं कि वाकई में क्या ये सब 0 के बराबर है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। K2, अब आपको पता तो ऑक्सीडेशन नंबर सबका तो हो गया, हम उसको प्लस करेंगे, क्या वाकई 0 बनता है कि नहीं बनता है। K2Cr2O7, आइए प्रूफ देते हैं। पोटेशियम का कितना है, +2। क्रोमियम का कितना है, आपको मैंने कितना बताया था, क्रोमियम पर +6 है ना, तो अगर आप क्रोमियम के ऊपर +6 लिखोगे, दो से के तो 2 के साथ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 6 दूना 12,
ठीक है, प्लस ऑक्सीजन पर -2 है, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 2 जा -14, -14। आप लोगों के पास फैसला है, अब लग कर लो, +2 जम 12 -14 कितना बनेगा, +2 और 12 तो 14 बनेगा, -14 बनेगा, आंसर 0 आ गया। तो ये देखो बिल्कुल यू भी प्रूफ हो गया कि जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर है अगर आप उसको आपस में प्लस करोगे तो उसका आंसर 0 आएगा। सो बहरहाल इससे भी हमें प्रूफ मिलेगा कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो कितने ही जबरदस्त तरीके से आपको मैंने ऑक्सीडेशन नंबर समझा दिया। आई होप कि आप ऑक्सीडेशन नंबर अब आप सॉल्व कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग ग्रुप में लेक्चर के बाद मुझे एक न्यूमेरिकल करके आप मुझे सेंड कर दे किसका आंसर ये है। H2SO4 में आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है कि कितना है, ठीक है। वैसे मैं अगर ऐसे देखूंगा ना तो मुझे अंदाजा हो जाएगा, ऐसी कैलकुलेशन करके -2 दिस बस आ जाएगा, पता चल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसमें प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके मुझे भेजना। ओके, अब आया एक ऐसा कंपाउंड जिस पर ओवरऑल चार्ज हो, जो KMnO4 था उस पर तो कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम लोग SO4 पहले से चार्ज है। इस तरह के सवाल किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखो ऐसे केस में जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जमा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये इक्वल होगा 0 के। नहीं 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 नहीं, ये इक्वल होगा -2 के, क्योंकि आपको जो -2 नजर आ रहा है ऐसा लग रहा है कि ये ऑक्सीजन का है, नहीं, ये ओवरऑल चार्ज है, ये ओवरऑल चार्ज है, SO4 का मजमूई दोनों का ये चार्ज है। तो इसीलिए इक्वेशन के राइट साइड पर -2 लिखेंगे। अब आप बाकी तरीका सेम टू सेम आप करते जाओ। हाँ, तो ऑक्सीजन पर कितना है, हमेशा की तरह -2 है। सल्फर का तो अब मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो सल्फर की जगह मैं जस्ट खाली सल्फर भी लिख सकता हूँ, एक्स भी लिख सकता हूँ। सल्फर लिख लेते हैं जमा, या चलो एक्स लिख लेते हैं, एक्स जमा -2 multiplied by 4, -2 multiplied by 4 is -8। ये इक्वल किस चीज की इक्वल है, ये -2 की इक्वल है। अब आपका -8 लेफ्ट साइड पर, आपके लेफ्ट साइड पर जो -8 है, अगर मैं इसको इक्वेशन के उस तरफ लेके जाऊं तो क्या होगा, ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये लो मैं इधर लिख रहा हूं +8 हो जाएगा। अब ये तीर का निशान भी मिटा रहा हूं, और जो -8 है इसको भी मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि ये तो चला गया उस तरफ। तो एक लेफ्ट साइड पर क्या बचा, जस्ट x बचा। अब x इज इक्वल टू -2 8, 8 से 2 को निकाल दो, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये रहा x बराबर है 6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल का। अच्छा, मैं आपको एक और चीज भी बताता हूं। अगर ये SO4 होता और उस पर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं लिखा होता, सपोज अगर नहीं लिखा होता, तो फिर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ये होता। ऑक्सीजन पर तो हमें पहले से श्योरिटी है कि -2 है, तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, -8 आएगा। -8 के साथ ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा कि वो -8 को कैंसिल करे, आगे जाकर हमें 0 मिल जाए। तो आप मजबूर है इस -8 के सामने +8 लिखोगे, तो आगे जाकर आपका आंसर 0 आएगा। इसीलिए सल्फर को फिर हम +8 दे देते हैं, ये था, क्योंकि अगर ओवरऑल चार्ज नहीं तो फिर इनका इक्वल 0 होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन। पहले तो पढ़ चुके हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, वो तो हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर सीखने के बाद आपको मैं
एक और डेफिनेशन बताता हूँ, वो क्या है? अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए तो भी इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। सपोज अगर कोई चीज -3 है, उसका ऑक्सीजन नंबर -3 है, ये -3 से -2 हो जाए तो इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या ये -2 से -1 हो जाए तभी भी ये ऑक्सीडेशन है। या ये -1 से 0 हो जाए तभी भी ये इंक्रीज है। अगर ये 0 से +1 हो जाए तभी इंक्रीज है। अगर ये +1 से +2 हो जाए या ये +3 हो जाए, ये सब के सब कंडीशन अगर आप देख रहे हो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। -3 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। -2 से -1 बढ़ रहा है। -1 से 0 बढ़ रहा है। 0 से 1 बढ़ रहा है। अगर आपको कोई एलिमेंट नजर आ जाए ऐसे अंदाज में कि वो ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ रहा है, तो आप ये बताओ कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब आप देखो, आपको इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, जो भी हो, बस आपने देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। उस हिसाब से आप बोलोगे कि ये ऑक्सीडाइज हो। चले, अब रिडक्शन का तारुफ क्या है? रिडक्शन में अगर ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए, कैसे? अगर +3 से किसी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाए, रिड्यूस हो गया, और या ये +2 से +1 हो जाए तभी भी ये रिड्यूस है। या ये +1 से 0 पर आ जाए तभी भी ये रिड्यूस है। या ये 0 से -1 हो जाए तभी भी रिड्यूस है। या ये -1 से -2 हो जाए तभी भी रिड्यूस है। या ये -2 से -3 हो जाए तभी भी रिड्यूस है। आप चलते जाओ, -4 हो जाए। एक बड़ा जंप भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज 0 से रिड्यूस होकर के और डायरेक्ट -3 हो जाए, तो वो भी रिड्यूस है। बहरहाल आपको अंदाजा हो जाएगा कि नंबर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इतना अंदाजा तो आपको होगा। ठीक है, तो ये था रिडक्शन और रिडक्शन में एक और डेफिनेशन। ये चीजें आपको आगे काम आएंगी। अब देखना, एक रिएक्शन है, इसमें सोडियम सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड है, क्लोरीन गैस की शक्ल में है। ये दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, NaCl बन रहा है। अब आप जरा इस पे गौर करें कि इधर हमें कैसे पता चलेगा क्या कौन सा चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सी रिड्यूस हो रहा है। पता भी लगाते हैं, अभी पता लगाते हैं। सोडियम अभी तक कंबाइन तो नहीं हुआ है ना? कंबाइन नहीं हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये काम आपने करना होगा। जब वो कंबाइन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सोडियम पर 0 है, क्लोरीन पर भी 0 है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है। किसी दूसरी चीज के साथ मिला हुआ नहीं है, आपस में मिले हुए लेकिन दूसरी चीज के साथ मिला हुआ नहीं है। अब अगर आप NaCl में आ जाएंगे, NaCl में क्लोरीन पर -1 का चार्ज आएगा। आप बोलेगे कि सर को कैसे पता चला -1 है? कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका हमें पता है कि -1 है, उसमें आगे पीछे कोई बात हो ही नहीं सकती। सोडियम का हमें पता है +1 है, ठीक है, ये हमें लिखा +1 -1। अब हिसाब किताब शुरू कर लेते हैं। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, ये 0 से कहां पे पहुंचा? +1 पे पहुंचा। 0 से +1 पे जाना, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। क्या कहते हैं जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए? ऑक्सीडेशन। तो हम ये कहेंगे कि सोडियम क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया। देखो कैसे पता चला? ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज हो गया था। अब क्लोरीन का जरा देखते हैं।
क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0 था ना। ये 0 से कहां पे पहुंचा, -1 पे जाके पहुंचा। सो ये आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर अब ये 0 से -1 ज्यादा है या कम, कम हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो क्लोरीन आपका क्या हो गया, क्लोरीन रिड्यूस हो गया। देख, एक रिएक्शन हो गया, एक चीज ऑक्सीडाइज हो गया, एक चीज रिड्यूस हो गया। क्या आप लोग इसको मजमूई तौर पर रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब जरा एक और रिएक्शन है, ये वाला जो CH4 है, ये ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, बर्न कर रहा है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहा है, बैलेंस कर दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चलूं कि ऑक्सीजन के सामने इधर जो 2 लिखा हुआ है, ये वाला जो 2, ये बैलेंस करने के लिए नंबर डालते हैं ना। और यहाँ पर पानी के सामने जो 2 लिखा हुआ है, ये बैलेंस करने के लिए थे, ये कोफिशिएंट, ये नंबर्स। इन नंबर से आपने घबराना नहीं है, यहाँ पर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो यूं समझ लीजिए कि ये है ही नहीं। मैं इसको भी तो मिटा देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। ये वाले नीचे नंबर नहीं मिटाने हैं, जो साइड पर नंबर है वो आपने मिटाना। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर और हाइड्रोजन को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका हमें पहले से पता है। अगर इसे पहले आपको पता नहीं था तो आज से आपको पता चल जाएगा। हाइड्रोजन पर हमेशा +1 ही रहता है, लेकिन आपको पता है कि अम, नीचे 4 लिखा हुआ है ना, तो ये दरअसल हो जाएगा +1 × 4 हो जाएगा। इसी तरह कार्बन जो है, कार्बन पर क्या करोगे, कार्बन पर क्या लगाओगे, देखो। एक तो हमें पहले से पता है कि कार्बन जो है आ, वो 4 इलेक्ट्रॉन से ही 4 बॉन्ड ही बनाते हैं, तो हम +4 ही लिखेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर मुझे थोड़ा सा और क्लियर करा दे, तो भाई सिंपल बात यह है आ, कि हाइड्रोजन अगर +4 में है, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन को मैं कितना ऑक्सीडेशन नंबर दे दूं ताकि ये ओवरऑल 0 हो जाए, ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करिए। क्या करें फिर यहाँ पर, माइनस लगाना है या प्लस लगाना है? माइनस लगाएंगे ना। -4 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है कि एक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर को अगर प्लस करोगे आपस में तो 0 आना चाहिए। तो हाइड्रोजन पर तो +4 आ गया ना, +1 है तो चार 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 पॉजिटिव है, तो कार्बन के साथ क्या करना पड़ेगा कि आंसर 0 आ जाए, तो -4 लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने -4 लगाया, इसमें कोई बात है ही नहीं, तो बात खत्म। अब ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है। ये वाला जो ऑक्सीजन है, जैसे क्लोरीन पर कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर इसमें भी कोई चार्ज नहीं है। इधर आप -2 नहीं लिख सकते हैं। -2 तब लिखेंगे जब ये किसी के साथ कंबाइन हो। अभी आगे आगे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन आप कार्बन के साथ मिला हुआ है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, -2 लिखोगे। ऑक्सीजन को फिर ओवरऑल इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 4 आएगा। अब कार्बन पर आप कितना डालोगे, कार्बन, तो कार्बन पर मैं अपने से क्या लिख रहा हूं, +4 लिख रहा हूं। क्यों भाई, खैर है मैं इसमें +4 लिख रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन -4 है, तो -4 के साथ कोई ऐसा नंबर डालेंगे कि वो -4 को कैंसिल करे तो +4, तो कार्बन में मैंने +4 डाल दिया। अब आप देखो, उधर मैंने -4 डाला, क्यों डाला आपको पता है। अब इधर मैंने अपने से +4 डाला, क्यों डाला ये आपको पता है। अब पानी की तरफ आ जाते हैं। पानी में ऑक्सीजन पर क्या लिखा हुआ है, -2। हाइड्रोजन पर कितना है, +1। तो चूंकि 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो +2 आ ही जाएगा।
इसमें कोई इशू नहीं है, ऑक्सीजन पर -2 है, हाइड्रोजन +2 हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब जरा हिसाब किताब शुरू करते हैं। कार्बन को जरा चेक कर ले, इस तरफ जो कार्बन है यहां, और यहां जो कार्बन है, इसको आप जरा चेक कर ले, गौर से चेक कर लेना। यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? -4 था, और ये -4 से क्या हुआ? +4 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 हो गया। इंक्रीज या डिक्रीज? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। तो हम क्या कहेंगे? वी से कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं। यहां पर ऑक्सीजन कितना है? अगर मैं उसको नीचे उतार दूं यहां से, ऑक्सीजन 0 है कि नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 0। इधर तो उसका ऑक्सीडेशन 0 है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन में जाके देखो, या आप पानी में जाके देखो, पानी में यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से चेंज होकर के -2 पे चला गया। इज इट इंक्रीज और डिक्रीज? सो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इस रिएक्शन में रिड्यूस्ड हो गया। अच्छा, एक और बात, दो चीजों का हमें अंदाजा हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक गेम चल रहा था, हाइड्रोजन को हमने टच ही नहीं किया। कार्बन ऑक्सीडाइज तो हो गया। क्या आप ये बता सकते हैं कि कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए बता सकते हैं? कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन लूज किए। कार्बन हैज लॉस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? चेक करना पड़ेगा। आप दिमाग लड़ाओगे और मुझे बताओगे, टेक्स्ट मैसेज करोगे मुझे कि सर ये -8 ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे बने। ये आपने मुझे बताने हैं, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? ऑक्सीजन ने गेन किए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे? ये तो बहुत आसान है, तो आप देख सकते हैं, वो 0 से 2 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। लेकिन वो जो -4 से +4 हुआ, वो कैसे 8 आ गए? ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसमें भी मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, बाकी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ना हो जाए तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाए तो फौरन आप लोग लिखना शुरू करें और मुझे भेज दीजिए। उसी वक्त भेज देना होगा, अदरवाइज बाद में शायद टाइम ना मिले। सो नाइट्रोजन पर इधर देखो 0 है, हाइड्रोजन पर 3H2। ये वही एग्जांपल है। यस, हाइड्रोजन गैस पर आपने ज़ाहिर है 0 लिखना है। ओके, हाइड्रोजन आपस में मिला हुआ है, नाइट्रोजन आपस में मिले हुए, तो 0 लिखेंगे। यहां पर अगर आप देखिए, यहां पर हाइड्रोजन +1 है, तो नाइट्रोजन को कितना करना पड़ेगा? ये मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए सॉल्व कर दे, ठीक है। नाइट्रोजन को सॉल्व करके कि नाइट्रोजन पर कितना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आपने मुझे बताना है कि नाइट्रोजन पर इतना है। साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि इसमें क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसमें कौन सा चीज रिड्यूस हो रहा है। काइंडली आप लोग बैठ के ना मुझे सेंड कर दीजिए, मुझे बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि फायदा ही नहीं होगा, जब से मैं बताता जाऊंगा प्रैक्टिस ही नहीं करोगे।
इसी तरह इस इक्वेशन में आयरन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, इसे Fe2O3 बनता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि आयरन पर शुरू में क्या चार्ज है, ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है, उसको ये मतलब ये भी नहीं बताऊंगा, ये आपने सारा सॉल्व करना है। आयरन पर यहाँ पर चार्ज मुझे बताना है, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर बताना है, और फिर ये बताना है कि कौन सा चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा चीज रिड्यूस हो रहा है। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए ये ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना रहा है, इस रिएक्शन में भी आप लोग मेरे लिए जरा सॉल्व करके दे दें कि ग्लूकोज में कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को क्या हो रहा है। सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के साथ आप लोग डील करना शुरू कर दीजिए। तरीका मैं बता चुका हूँ, दिमाग लड़ाओगे, दिमाग को थकाओगे, थोड़ा सा दिमाग पर परेशानी लाओगे, तब इसका आंसर आपके दिमाग पर आएगा, वरना हलवा खाते खाते आपका माइंड हलवा खोर बनेगा, उसमें फिर सोचने की सलाहियत कम हो जाएगी। सो यहाँ तक हुआ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर खत्म। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।